Hello guys, a very welcome to my channel Celluloid Paradise। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल Celluloid Paradise में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे मूवी स्वीट गर्ल। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए और एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। स्वीट गर्ल मूवी रिलीज़ हुई है अगस्त 2021 को, यानी इसी साल अगस्त के महीने में ये मूवी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पर। मूवी डायरेक्ट की है ब्रायन एंड्रयू मेंडोज़ा ने। ब्रायन एंड्रयू मेंडोज़ा जाने जाते हैं अपनी मूवीज़ फ्रंटियर जो 2016 को रिलीज़ हुई थी, रोड टू पलोमा जो 2014 को रिलीज़ हुई थी और ब्रावन जो 2018 को रिलीज़ हुई थी। स्वीट गर्ल ये मूवी मैंने रखी है इसको जॉनर ड्रामा, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक रिवेंज ड्रामा, या फिर एक पॉलिटिकल थ्रिलर भी कह सकते हैं जिसमें थोड़े बहुत एक्शंस हैं। मूवी की कहानी कुछ इस तरह है कि पिट्सबर्ग में एक फैमिली रहती है। रे कूपर हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ है अमेंडा कूपर और उन दोनों की एक बेटी है रेचल कूपर। रेचल कूपर 16 साल की है, 16 ईयर्स ओल्ड है वो। इस फैमिली में से अमेंडा कूपर को एक रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर हो जाता है जिसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कई महीनों से अमेंडा कूपर का ट्रीटमेंट अस्पताल में चल रहा होता है, तो वो थोड़ी बहुत रिकवरी भी कर रही होती है। तो ट्रीटमेंट के दौरान जो डॉक्टर होते हैं वो रे कूपर को ये कहते हैं कि एक नई दवाई मार्केट में लॉन्च होने वाली है और उस नई दवाई से ये उम्मीद है कि अमेंडा कूपर का कैंसर ठीक हो जाएगा। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद रे और उनकी बेटी अमेंडा सभी थोड़े से खुश होते हैं। वो लोग थोड़े उम्मीद रखते हैं कि अब ये बीमारी इनकी ठीक हो जाएगी। लेकिन जिस दिन केमोथेरेपी के रूप में ये नई दवाई अमांडा को देने वाली थी, जिस दिन ये दवाई ट्रीटमेंट होने वाली थी, उसी दिन डॉक्टर रे को ये बताते हैं कि ये दवाई मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुई है। और लॉन्च ना होने की वजह है ये जो कंपनी है, एक कंपनी होती है जो ये मेडिसिन ये दवाई मार्केट में लॉन्च करने वाली होती है, वो कंपनी होती है बायोप्राइम। तो बायोप्राइम के CEO एन वक्त पे ये दवाई लॉन्च ना करने का फ़ैसला लेते हैं, जिस वजह से अमेंडा की हालत बिगड़ने लगती है, फिर से उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में भी आता है। न्यूज़ में बायोप्राइम के CEO साइमन किली ये बताते हैं कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स की वजह से और प्राइसिंग सेटल ना होने की वजह से ये दवाई लॉन्च नहीं हुई है, ये रुक गई है। लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर होती है डायना मॉर्गन, जो साइमन किली पर आरोप लगाते हैं कि बायोप्राइम इस मेडिसिन की प्राइस बढ़ाने के लिए और मार्केट में डिमांड क्रिएट करने के लिए ही इस दवाई को उन्होंने रोक दिया है। ये आरोप उन पर लगाया जाता है। तो ये पॉलिटिकल लीडर और साइमन किली दोनों एक टॉक शो पे होते हैं टेलीविज़न पर, और ये लाइव प्रोग्राम रे देख रहा होता है अस्पताल में ही। तो इस टॉक शो के दौरान कॉल लाइन्स खुली होती है ताकि ऑडियंस डायरेक्टली कॉल कर सके और साइमन किली से बात कर सके। तो रे भी फ़ोन लगाता है और बात करते करते रे कूपर साइमन किली को जान से मारने की धमकी भी दे देता है, क्योंकि रे इमोशनली काफ़ी दुखी हो जाता है मेडिसिन लॉन्च ना होने की वजह से और अमेंडा की हालत बिगड़ने की वजह से। तो रे इमोशनल होकर फ़ोन पर ही लाइव उसे जान से मारने की धमकी दे देता है, लेकिन साइमन किली उसे समझाता है और बोलता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो और ये धमकाने वाली बात रेचल देख लेती है, रे की बेटी देख लेती है ये बात। इस सीन में रे काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ होने के बावजूद दवाई मार्केट में लॉन्च नहीं होती है और अमेंडा की हालत बिगड़ती जाती है और अमेंडा की मौत हो जाती है। इसके बाद रे काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है और रेचल भी काफ़ी तकलीफ़ में होती है और रे के दिमाग में बायोप्राइम के CEO साइमन किली बैठ जाते हैं। रे ये सोचता है कि वो इस मुद्दे की गहराई तक जाएगा कि क्यों दवाई लॉन्च नहीं हुई, और वो कोशिश करता है कि साइमन किली की अगर कोई गलती है तो उसको सामने लाया जाए। ये बात रे के दिमाग में घूमती रहती है। तो अमेंडा की मौत के बाद रे इमोशनली काफ़ी डाउन हो जाता है। रे को एक इमोशनल इंसान दिखाया गया है। वो इमोशनली अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था। तो अब रे से अपनी बच्ची संभाली नहीं जा रही है
और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। तो रे बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है। वो काफ़ी टेंस रहने लग गया है अब अपनी पत्नी के मौत के बाद। तो ऐसे ही सिचुएशन में ऐसे ही एक नॉर्मल डे पर रे को फ़ोन कॉल आता है एक न्यूज़ रिपोर्टर का, और वो न्यूज़ रिपोर्टर रे से कहता है कि उसके पास साइमन किली के ख़िलाफ़ और बायो प्राइम के ख़िलाफ़ सबूत है जो वो रे को देना चाहता है। और वो रिपोर्टर रे को एक मेट्रो ट्रेन स्टेशन पर बुलाता है। तो रे अपनी बेटी से छुपाता है ये बात रेचल से, और कहता है कि मुझे काम है, और वो उस रिपोर्टर से मिलने जाता है। लेकिन रेचल उसके पीछे पीछे जाती है छुप कर। रे को पता नहीं होता है कि रेचल उसके पीछे है। तो उस मेट्रो ट्रेन स्टेशन में जाने के बाद एक ट्रेन के अंदर रे जाके उस रिपोर्टर से मिलता है, और उस ट्रेन के अंदर रेचल भी होती है। रेचल भी घुस जाती है रे को पता चले बिना। तो जब उस रिपोर्टर के साथ रे बात कर रहा होता है, तभी अचानक एक असैसिन उस रिपोर्टर को खंजर मार देता है, और वहीं पे वो रिपोर्टर मर जाता है। तो रे उस असैसिन से भिड़ जाता है। दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है उस ट्रेन के अंदर ही। तो अपने डैड को तकलीफ़ में देखकर रेचल भी उस असैसिन से लड़ने लगती है। तो वो असैसिन रेचल को ट्रेन के बाहर फेंक देता है, और रे उस असैसिन को थोड़े बहुत पंच वगैरह मारने के बाद अपनी बेटी के पास जाता है। और उसी वक्त वो असैसिन दोबारा आता है और रे पर हमला करता है, और रे को भी उसके पेट में खंजर घोंप देता है। तो उसके बाद उस ट्रेन स्टेशन में रेचल भी गिरी हुई होती है, रे भी ज़मीन पर गिरा हुआ होता है, और वो सीन धीरे धीरे कट होता है। तो उसके बाद दिखाया जाता है 2 साल बीत गए हैं। 2 साल बाद रेचल अब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखती है। तो ये जो फैमिली थी, कूपर फैमिली, तो रे कूपर, अमांडा कूपर और रेचल कूपर, तो रे और अमांडा एक्चुअली सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं। मतलब ये दोनों साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग या फिर जंगल में सर्वाइव करना, ऐसे एडवेंचरस कामों से जुड़े हुए होते हैं। तो रे बॉक्सिंग भी जानता है, तो खुद एक बॉक्सिंग प्लेयर है। तो वो अपनी बेटी को भी ट्रेन करता था, तो अपनी बेटी को भी वो ट्रेन करता है बॉक्सिंग। तो सर्वाइवल एक्सपर्ट होने की वजह से रे उस असैसिन से लड़ पाता है, उससे भिड़ पाता है। तो ये एक बात है कि रे कूपर और अमांडा कूपर सर्वाइवल एक्सपर्ट्स हैं। तो रेचल अब बॉक्सिंग प्रैक्टिस करती हुई दिखती है। उसके बाद वो घर जाती है। अब उस कमरे में मतलब बोर्ड पर साइमन किली, बायो प्राइम और उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे पेपर कट्स और मैप्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो रे भी आता है वहाँ पे, तो रेचल और रे के बीच थोड़े बहुत बातचीत होते हैं। तो इसके बाद एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें बायो प्राइम के सीईओ साइमन केली वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में वो लेक्चर देने वाले हैं। तो उस मीटिंग के बारे में रे खबर रखता है, और वो एक प्लान बनाता है, और उस मीटिंग में वेटर बन के जाता है। और जब साइमन किली मीटिंग होने के बाद वहाँ पे एक डिनर पार्टी होती है, तो पार्टी में जब साइमन किली बैठा हुआ होता है, तो उसके ड्रेस पर रे वाइन गिरा देता है। फिर एज़ यूजुअल ऑब्वियसली साइमन किली बाथरूम के लिए जाता है, और जैसे कि रे का प्लान होता है, साइमन किली को मेन बाथरूम नहीं मिलता है। फिर वो एक दूसरे बाथरूम में जाता है, जहाँ पर रे उसके बॉडीगार्ड्स पर हमला करता है, और साइमन किली को काफ़ी धुलाई करता है। तो वहाँ पे साइमन किली बोलता है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता है। तो बायो प्राइम में एक और है इंसान, विनोद शाह, उसके सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होता है। तो विनोद शाह शायद जानता होगा बहुत कुछ, और विनोद शाह ने ही शायद उस असैसिन को भेजा होगा उस रिपोर्टर को मारने के लिए। तो ऐसे बातचीत जब होती रहती है, तो एक बॉडीगार्ड बेहोशी से उठता है और रे पर हमला करता है, और फिर रे भी हमला करता है, और इस फाइट के दौरान साइमन किली की मौत हो जाती है रे के हाथों। और इसके बाद रे घबरा जाता है, और वो घर वापस जाता है, और रेचल को लेकर रे उस शहर को छोड़कर भागने की तैयारी करता है। तो रे एक्चुअली प्लान बनाता है कि वो देश ही छोड़ के चला जाएगा, तो उस शहर को छोड़कर वो एक दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। तो यहाँ से ये फादर और डॉटर रन पर होते हैं अपना जान बचाने के लिए। तो यहाँ से मूवी धीरे धीरे टर्न होती है, और उसके बाद क्या होता है ये ऑब्वियसली मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगा। लेकिन इस बार मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग ये मूवी देखिए, क्योंकि मूवी इतनी ख़ास नहीं है। क्यों नहीं है अभी हम बात करेंगे इस बारे में। तो ओवरऑल स्टोरी यही है, एक रिवेंज ड्रामा है, एक पॉलिटिकल थ्रिलर कह सकते हैं आप लोग। कैसे रे कूपर और रेचल कूपर बायो प्राइम
के काले चिट्ठे बाहर लाएगा, यही कहानी है मूवी की। मूवी में फादर डॉटर का इमोशनल एंगल बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। दोनों के बीच का इमोशनल रिलेशनशिप, वो इमोशन काफ़ी बार कई सीन्स पे दिखता है। और मूवी एंड होते होते काफ़ी राज खुलते हैं। एक ट्विस्ट है वो रिवील होता है। वो ट्विस्ट रिवील होने के बाद मूवी अनरियलिस्टिक हो जाती है। यहाँ पर डायरेक्टोरियल ट्रीटमेंट वीक है। कैसे ये दोनों इतने बड़े एक ऑर्गेनाइजेशन को डाउन करते हैं, उनको टक्कर देते हैं, उनकी सच्चाई बाहर लाते हैं, ये थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है क्योंकि उन पर कई हमले होते हैं और ये हमलों से बचते रहते हैं। तो ये मूवी ख़त्म होते होते अनरियलिस्टिक हो जाती है। हम उससे जुड़ नहीं पाते हैं, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो वजह दिखाई गई है आखिर में, उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं कहूँगा कि मूवी देखिए ही, आप लोग स्किप कर सकते हैं मूवी को। लेकिन मूवी देखने की एक ही वजह है, वो है जेसन मोमोआ। जेसन मोमोआ ने रे कूपर का कैरेक्टर प्ले किया है। जेसन मोमोआ सभी जानते हैं एक्वामैन है। जेसन मोमोआ ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, हालांकि उनके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। वो इतने ह्यूज और बल्कि एक एक्टर है जिसको वेस्ट किया गया है इस मूवी में, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक्शंस इतने हैं नहीं, और जो मैंने कहा मूवी आखिर में ट्विस्ट रिवील होने के बाद अनरियलिस्टिक हो जाती है। लेकिन फिर भी जेसन मोमोआ ने अच्छी एक्टिंग की है। उनके फैंस इस मूवी को एक बार देख सकते हैं। जेसन मोमोआ के अलावा एमेंडा कूपर के कैरेक्टर को प्ले किया है एड्रिया अरिज़ोना ने। जस्टिन बार्था प्ले कर रहे हैं कैरेक्टर साइमन किली। और जो असैसिन है उस कैरेक्टर का नाम है एमोस सेंटोस। वो कैरेक्टर एंडिंग में वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है। वो कैरेक्टर प्ले किया है मैनुएल गार्सिया रुफ्लो। वो अच्छे लगते हैं मूवी में। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उस कैरेक्टर में उन्होंने छाप छोड़ी है और अच्छी उम्दा एक्टिंग की है। अच्छे लगते हैं वो एक कैरेक्टर, इंटरेस्टिंग लगे मुझे। इनफैक्ट रे कूपर के कैरेक्टर से भी ज़्यादा, कोई भी और कैरेक्टर से भी ज़्यादा वो कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। और रेचल कूपर के कैरेक्टर में है इसाबेला मार्सेड, जिन्होंने डोरा एंड द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, शायद अगर मैं सही हूँ तो इस फिल्म में डोरा का कैरेक्टर प्ले किया था इसाबेला मार्सेड। यंग एक्ट्रेस हैं, इन्होंने भी ठीक ठाक एक्टिंग की है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे। थोड़े थोड़े जगहों पर ओवर एक्टिंग लगी इनकी एक्टिंग मुझे। बाकी अगर आप लोग बताइएगा कमेंट्स में देखने के बाद अगर मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। रन टाइम है मूवी का 110 मिनट, यानी 1 घंटा और 50 मिनट। लंबी लगती है मूवी, स्लो है मूवी इसलिए लंबी लगती है। और काफ़ी खींचा गया है सीन्स को, ज़्यादा इमोशनल कर दिया है मूवी को। VFX एवरेज है, डायरेक्शन इतनी ख़ास नहीं है, एवरेज है। सिर्फ़ और सिर्फ इस मूवी को देखने का एक ही रीज़न बनता है और वो है जेसन मोमोआ। और मैं इस मूवी को अगर रेट करूं तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 स्टार्स आउट ऑफ 10। 5 इसलिए दे रहा हूँ ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सिर्फ जेसन मोमोआ के लिए। अगर जेसन मोमोआ नहीं होते इस मूवी में तो शायद मैं मूवी देखता भी नहीं, और देखता भी तो भी 5 स्टार नहीं देता, इससे भी कम देता। जेसन मोमोआ के जो बिग फैंस हैं वो उनके लिए इस मूवी को देख सकते हैं एक बार, पर मूवी ख़ास नहीं है, आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पर कोई और दूसरी मूवी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइए अच्छा क्या क्या लगा, और जो भी बुरा लगा वो भी बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मूवी देखने के बाद भूल मत जाइएगा सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं जल्द ही मिलूँगा अपने अगले वीडियो पर, एक नई मूवी के साथ वापस आऊँगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम and thank you so much.